हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल डीएनए एकेडमी। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं नियोटेनी इन एम्फीबिया। ठीक है। तो सबसे पहले तो इस टॉपिक को हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, तो ये जो टॉपिक है ये हमारा बीएससी सेकेंड ईयर के जूलॉजी में ये पूछा जाता है। जूलॉजी में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं बीएससी सेकेंड ईयर के, उसमें ये अक्सर पूछा जाता है। और बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनको कि आगे जाके टीचिंग लाइन में जाना है, तो उनको डिफरेंट एग्ज़ाम्स लाइक टीजीटी एंड पीजीटी देना होता है। तो उसमें भी ये साइंस या फिर जूलॉजी के सिलेबस में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है। इसीलिए ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आ जाता है। तो अब हम देखते हैं नियोटेनी इन एम्फीबिया। एम्फीबिया सबसे पहले तो क्या होता है, तो हम लोग पढ़े हैं कि किंगडम एनिमेलिया है, उसमें आता है फाइलम आता है कोडाटा, और उसमें क्लास आता है एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, फिश एंड मैमल्स। तो ये सारे डिफरेंट क्लासेस होते हैं, उसी में एक होता है एम्फीबिया जो कि टेट्रापोड होते हैं। ठीक है। तो उसी के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे, नियोटेनी इन एम्फीबिया। और नियोटेनी जो है देख के लग रहा है कि ये एक प्रोसेस है, तो ये क्या प्रोसेस है और इसमें क्या होता है इसको हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है। तो नियोटेनी जो एक वर्ड है इसको कि कॉइन किया गया था कोलबैन के द्वारा। कोलबैन एक साइंटिस्ट है जिन्होंने ये वर्ड दिया था। तो आप लोग साइंटिस्ट का नाम मोस्ट इम्पॉर्टेंटली याद करते चलेंगे। ठीक है। तो हम लोग शुरू से पढ़ें कि बटरफ्लाई होती है। बटरफ्लाई में बहुत सारा प्रोसेस होता है, लाइक कि वो लोग एग देते हैं, उसके बाद जो एग है वो लार्वा, प्यूपा और फिर फाइनल एक बटरफ्लाई में बनता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। तो बहुत सारे अलग एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें कि ये मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस होता है। लेकिन ड्यू टू सर्टेन सर्कमस्टांसेस किसी किसी में ये देखने को मिलता है कि जो मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस है या तो वो डिलेड हो गया या तो वो रुक गया है। ठीक है। तो वही चीज़ है यहाँ पे, जब भी मेटामॉर्फोसिस का जो प्रोसेस है वो डिले हो जाएगा या फिर रुक जाएगा किसी कारण, वो जो है नॉर्मल से थोड़ा प्रोलॉन्ग्ड अपने स्टेज पे आ जाएगा। प्रोलॉन्ग्ड लार्वल स्टेज जो होता है उसी को हम लोग कहते हैं नियोटेनी। ठीक है। यानी कि वो एडल्ट हो जाएगा लेकिन उसमें जो लार्वल कैरेक्टर है वो रिटेन कर जाएगा। उसका एग्जांपल है कॉन्ड्रिक्थिस है, जिसमें कि आपको कार्टिलेजिनस स्केलेटन देखने को मिलेगा। और अगला एग्जांपल है एडल्ट सैलामेंडर, जिसमें कि आपको लार्वल गिल्स देखने को मिलेगा। इसको हम लोग आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है। और उसी से मिलता जुलता एक वर्ड है पेडोजेनेसिस। दोनों को अक्सर ऐसा लगता है कि दोनों सिमिलर है, लेकिन दोनों में बहुत ही अंतर है और दोनों का जो एवोल्यूशनरी कॉन्सिक्वेंस है वो भी बिल्कुल अलग है। पेडोजेनेसिस में क्या होता है कि जो इमेच्योर लार्वा होता है उसी के अंदर ही हमारा जर्म सेल बन जाता है। जर्म सेल बन जाता है यानी कि वो उसमें गोनैड्स का डेवलपमेंट हो जाता है। गोनैड्स का डेवलपमेंट हो जाता है यानी कि वो जो भी एनिमल है वो हमारा सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है। ठीक है। उसका एग्जांपल है गॉल फ्लाई, लिवर फ्लूक या फिर सैलामेंडर। यानी कि जो नियोटेनी है उसमें ये देखने को मिलता है जो एडल्ट का कैरेक्टर है, सॉरी जो भी लार्वल कैरेक्टर है वो एडल्ट में एज इट इज़ रिटेन कर जाता है। लेकिन जो पेडोजेनेसिस है इसमें हम लोग ये देखते हैं कि लार्वा ही खुद खुद एक लार्वा रहता है और उसमें भी जर्म सेल यानी कि लार्वा में ही सेक्सुअली मैच्योर गोनैड सेल का डेवलपमेंट हो जाता है। ठीक है। तो हमारा जो एम्फीबिया है जिसको कि हम लोग एग्जांपल अभी पढ़ेंगे सैलामेंडर का ही लार्वल फॉर्म है जिसको कि एक्सोलोटल कहते हैं, वही हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो उसमें ये देखने को मिलता है कि ये जो है इसमें नियोटेनी और पेडोजेनेसिस दोनों का ही प्रोसेस यहाँ पे होता है। यानी कि डिस्टिंक्टिव ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ये या तो सिर्फ नियोटेनी या फिर ये सिर्फ पेडोजेनेसिस है, बल्कि दोनों जो प्रोसेस है यहाँ पे ये ब्लड और ओवरलैप्ड है। दोनों ही इसमें देखने को मिलता है। इसीलिए जो एक्सोलोटल लार्वा है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं कि जो एक्सोलोटल है ये मैक्सिको में पाया जाता था। इसका लार्वा मैक्सिको में पाया जाता था। इसका बहुत अलग अलग जीनस था। कुछ ऐसा जीनस था कि जो मैक्सिको में था और जो अदर्स था वो नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता था। तो ये देखा गया था कि जो इस ऑर्डिनरली दे गो थ्रू टिपिकल गिल्ड एक्वेटिक लार्वल स्टेजेस देन मेटामॉर्फोज टू ट्रांसफॉर्म इनटू एडल्ट ब्रीडिंग एयर ब्रीदिंग लैंड फॉर्म्स। ठीक है। तो जो इसका लार्वा होता है वो लार्वा हमारा एयर ब्रीदिंग नहीं होता है, वो पानी में ही डेवलप करता है, एक्वेटिक रहता है, इसीलिए उसमें गिल्स का डेवलपमेंट होता है। लेकिन वो जैसे जैसे मेटामॉर्फोज करता है तो उसका ये जो सारा लार्वल कैरेक्टर है वो धीरे धीरे डीजेनरेट कर जाता है। ठीक है। और वही ऑर्गेनिज्म फिर सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है। लेकिन ये जो एक्सोलोटल लार्वा इसमें हम लोग देखते हैं कि उसका जो भी लार्वल कैरेक्टर है वो बहुत ज़्यादा नहीं डिजेनरेट करता है, वो एज इट इज़ रह जाता है और वो उसी तरीके से एडल्ट में आ जाता है। ठीक है।
तो इसका जो नाम है वो वहाँ के लोकल लोगों द्वारा रखा गया था। वहाँ के जो लोकल लोग थे मैक्सिको के बारे में ही हम बात कर रहे हैं, वहाँ के लोकल ही लोग इसका नाम रखे थे। और इसको एक अलग स्पीसीज़ के तौर पे देखा जाता था कि ये एक अलग स्पीसीज़ है। लेकिन फिर वैगलर एक साइंटिस्ट थे जो कि 1865 में ये जो एक्सोलोटल लार्वा था इसको पेरिस के एक लेबोरेटरी में लाया और फिर वहाँ पे इसको आर्टिफिशियली ट्रीट करवाया गया। तो ये देखा गया कि ये जैसे ही इसको बाकी सारा सर्कमस्टांसेस मिलता है जो कि मेटामॉर्फोसिस के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, तो फिर ये धीरे धीरे सैलामेंडर में ग्रो कर जाता है। यानी कि ये चीज़ तो क्लियर हो गया कि ये कोई अलग से स्पीसीज़ नहीं है, ये उसी का लार्वल स्टेज है। तो ये चीज़ हमारा यहाँ पे जाके क्लियर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, हम लोग तो तब से बात कर रहे हैं कि एक्सोलोटल है क्या है। तो यहाँ पे इसका फिगर देखिए, फिगर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आई जो है वो तो नॉर्मल है, नॉस्ट्रिल, माउथ, फोर लिम, हाइंड लिम, ये सारा कुछ नॉर्मल है। जो अलग है वो क्या देखने को मिल रहा है, एक्सटर्नल गिल्स। क्या हम लोग कभी भी किसी एम्फीबिया में या किसी भी मेंढक में अलग से एक्सटर्नल गिल्स देखे नहीं देखे हैं, लेकिन यहाँ पे देखने को मिलता है 3 पेयर ऑफ एक्सटर्नल गिल्स। और एक क्या अलग चीज़ है, वो है कॉर्डल फिन। तो एक्सटर्नल गिल क्यों है, क्योंकि ये जो लार्वा है ये पानी में रहता है, तो पानी में रहने के लिए इसको रिस्पायर करने के लिए गिल्स की ज़रूरत पड़ेगी। और चूँकि पानी में है तो इसको तैरना भी पड़ेगा, तो उसके लिए इसके पास कॉर्डल फिन होता है और एक्सटर्नल गिल होता है। लेकिन जैसे ये धीरे धीरे एडल्ट में ग्रो कर जाता है तो ये जो सारा चीज़ें ये धीरे धीरे डीजेनरेट कर जाता है नॉर्मली। लेकिन एक्सोलोटल के केस में देखिए, इसका नाम है टाइगर सैलामेंडर और इसका जूलॉजिकल नेम है एम्बियोस्टोमा टिग्रिनम। इसी का जो लार्वा है इसी का फॉर्म है ये एक्सोलोटल, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो उसमें ये दोनों अलग से कैरेक्टर देखने को मिलते हैं। एक तो एक्सटर्नल गिल हो गया और दूसरा हो गया कॉर्डल फिन, जिसके के कारण ये बाकी सारे से डिफरेंट है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि इन्वायरमेंटल फैक्टर कुछ होते हैं जो कि नियोटेनी को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले इन्वायरमेंटल फैक्टर है, सबसे पहला है एबंडेंस ऑफ फूड। यानी कि अगर एबंडेंस ऑफ फूड यानी कि अगर खाना हम लोग ज़्यादा दे रहे हैं, या फिर कोल्ड टेम्परेचर हो जा रहा है, या फिर इनसफिशियंट आयोडीन। आयोडीन एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि मेटामॉर्फोसिस के लिए इम्पॉर्टेंट है एम्फीबियन में। बहुत सारे इंसेक्ट्स में भी जो मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस होता है वो थायराइड हार्मोन या फिर आयोडीन के ही थ्रू होता है। ठीक है, तो ये सारा कंडीशन था जिसके के कारण जो मेटामॉर्फोसिस है वो रिटेन कर जा रहा था लार्वल फीचर में। ठीक है, तो अगर किसी चीज़ का हमको इफ़ेक्ट देखना हो तो या तो उसका रिवर्स करके देखेंगे कंडीशन, या फिर और ज़्यादा अप्लाई करके देखेंगे, तभी वो क्लियर होगा कि उसका इफ़ेक्ट क्यों आ रहा है। तो यहाँ पे अबेंडेंस ऑफ फूड था, फूड का यहाँ पे अधिकता हो रहा था। तो उसके लिए क्या किया गया कि लैक ऑफ फूड दिया गया और फिर राइज इन टेम्परेचर। देखिए, यहाँ पे कोल्ड टेम्परेचर था और यहाँ पे टेम्परेचर राइज किया गया। और जो मैक्सिको था एंड साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए, और फिर जब इसको मैक्सिको से और साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए से उठा के ईस्टर्न स्टेट्स में डाला गया, तो ये देखा गया कि ये फिर से एडल्ट सैलामेंडर में फुली ग्रो कर जा रहा है। ठीक है, और रिस्पॉन्स ऑफ लार्वल टिश्यू टू थायराइड हार्मोन इज रिड्यूस एज द टेम्परेचर ड्रॉप्स एंड डिसअपेयर्स इंटायरली बिलो 5 डिग्री सेल्सियस। यानी कि जब टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर रहा है तो वो जो लार्वल टिश्यू है वो रिस्पॉन्स देना बंद हो जा रहा था। तो ये कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर हम लोगों को दिखा जिसके के कारण जो मेटामॉर्फोसिस है उसका प्रोसेस रुक जा रहा था। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है एक्सटेंसिव फैक्टर। एक्सटेंशन फैक्टर जो है इसी में अबेंडेंस सबसे पहले चला था, अबेंडेंस ऑफ फूड। ये जो था ये गैडो ने दिया था 1903 में। जितने भी साइंटिस्ट के नाम है वो आप लोग याद करते जाएंगे और नोट डाउन करते जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आया था शफर्ड ने, जो कि जिन्होंने बोला था कि डीप वाटर एंड कोल्डनेस इनहिबिट्स द सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन। नेक्स्ट आया सैलाइन वाटर, यानी कि जो खारा पानी होता है वो भी नियोटेनी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये बोला वाइजमैन ने। एंड नेक्स्ट था लो टेम्परेचर रिस्पॉन्सिबल फॉर द अरेस्ट ऑफ मेटामॉर्फोसिस। हक्सले ने 1929 में ये बोला था कि जो टेम्परेचर लो होता है वो भी रिस्पॉन्सिबल होता है समहाउ नियोटेनी के लिए या फिर मेटामॉर्फोसिस को रोकने के लिए। ठीक है, तो ये सबसे पहला हमारा था इन्वायरमेंटल फैक्टर। नेक्स्ट आया एक्सटेंसिंग फैक्टर। अब हम लोग अगला देखेंगे अगला हमारा है इंट्रिंसिक फैक्टर। ठीक है, इंट्रिंसिक फैक्टर में भी ग्रेसनर ने ये बोला था, ग्रेसनर एक साइंटिस्ट आए 1982 में जिन्होंने ये बोला था कि इंसुलिन हार्मोन इनहिबिट्स मेटामॉर्फोसिस। लेकिन बाद में फिर
बहुत सारे रिसेंट रिसर्च हुए जिसमें कि ये बताया गया कि इंसुलिन का नहीं, थायरॉक्सिन का लेना देना है मेटामॉर्फोसिस से। और बाय द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, बाय द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस हम लोग पढ़े थे 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जा रहा था जो लार्वल टिश्यू है वो रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा था। तो ये वही वाला चीज़ लिखा है। और अगला है थायरॉक्सिन, ठीक है। तो इंट्रिंसिक फैक्टर में थायरॉक्सिन और डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ये दोनों आ जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा कि एक एटकिन एक साइंटिस्ट आया 1968 में, वो क्या बताएं कि मेटामॉर्फोसिस में प्रोलैक्टिन का रोल होता है। ये जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है ना, यही रोक देता है थायरॉक्सिन या फिर थायराइड का सिक्रीशन। तो इसके के कारण मेटामॉर्फोसिस नहीं हो पाता है। तो पहले एटकिन एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने ऐसा कहा। उसके बाद में फिर ये कहा गया कि जो थायरॉक्सिन का जो जीन्स होता है, जीन्स के रेगुलेटरी मैकेनिज्म में आप लोगों ने सुना होगा कि स्विच ऑफ या फिर स्विच ऑन मैकेनिज्म होता है। स्विच ऑफ में होता है कि बहुत सारे जो जीन्स होते हैं वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाते हैं, और ऑन होते हैं तो फिर वो सारा अपना वापस से जो फंक्शन है वो रीगेन कर लेते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा गया था कि जो थायरॉक्सिन है उसका जो जीन्स है उसको स्विच ऑफ हो जाता है, और जो प्रोलैक्टिन है उसको स्विच ऑन हो जाता है, जिसके के कारण ये जो नियोटेनी इसका प्रोसेस होता है या फिर जो मेटामॉर्फोसिस है वो डिले हो जाता है, ठीक है। तो एटकिन जो साइंटिस्ट हैं वो ये सारा कुछ बताया। फिर नेक्स्ट एक हमारे साइंटिस्ट नेक्स्ट इस चीज़ को ये प्रूव किया गया कि जो न्यूरो सेक्रेटरी अपैरेटस ऑफ हाइपोथैलेमस का होता है, यानी कि जो हाइपोथैलेमस है वो एक सब्सटेंस को प्रोड्यूस करता है जिसको कि हम लोग TRF कहते हैं, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर। ये जो थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर होता है ना, ये क्या करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो एक सब्सटेंस रिलीज करता है जिसको कि हम लोग कहते हैं TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और फिर ये जो TSH होता है ये क्या करता है, ये रिलीज करता है थायराइड। यानी कि देखिए ये एक पूरा मैकेनिज्म है हॉर्मोन्स का। जो न्यूरो सेक्रेटरी सेल है वो क्या करता है, TRF रिलीज करता है, और जो फिर TRF होता है ये स्टिमुलेट करता है एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी को, ठीक है, जिसके के कारण TSH का रिलीज होता है। और जो TSH है फिर ये थायराइड को रिलीज करता है। फिर लिखा एज द लेवल ऑफ TSH राइज ड्यूरिंग द प्रोमेटामॉर्फोसिस द लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन सडनली फॉल। यानी कि जो थायराइड होता है ना, ये जैसे ही इसका लेवल जैसे ही ब्लड में बढ़ता है वैसे ही जो प्रोलैक्टिन है इसका लेवल राइज कर जाता है, जिसके के कारण जो मेटामॉर्फोसिस स्टार्ट हो जाता है। याद कीजिए लास्ट स्लाइड में हम लोग पढ़े थे कि जो प्रोलैक्टिन है वो भी समहाउ रोक रहा है इसको। तो जब इसका अमाउंट कम होगा तो फिर यानी ये मेटामॉर्फोसिस का जो प्रोसेस है इसको फिर से स्टार्ट कर देगा, एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर नियोटेनी। ये पूरा हार्मोनल फंक्शन है जो कि ये नियोटेनी को कैसे कैसे अफेक्ट करता है। तो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा टाइप्स ऑफ न्यूटेनी। टाइप्स ऑफ न्यूटेनी में है 3 तरीके के न्यूटेनी होते हैं। एक होता है पार्शियल न्यूटेनी, नेक्स्ट होता है इंटरमीडिएट, और लास्ट होता है एक्सट्रीम न्यूटेनी। जो पार्शियल न्यूटेनी, इसमें हम लोग देखते हैं कि जो भी चीज़ें हैं वो टेम्पोरली बेसिस पे ही आके रुक जा रहा है इकोलॉजिकल या फिर डिफरेंट फिजियोलॉजिकल चेंजेस के कारण। जैसे कि विंटर के सीज़न में कुछ ऐसा टेडपोल होते हैं जो कि अच्छे से मेटामॉर्फोज नहीं कर पाते हैं और उसी कंडीशन में थोड़े देर तक रह जाते हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हो गया पार्शियल न्यूटेनी का। फिर नेक्स्ट आता है इंटरमीडिएट न्यूटेनी। इंटरमीडिएट न्यूटेनी का ही एग्जाम्पल है एक्सोलॉटल। क्यों है इंटरमीडिएट, क्योंकि ये लार्वल स्टेज में ही है और उसी में ये एडल्ट की तरह ग्रो कर जाएगा। लेकिन जब हम इसको आर्टिफिशियल कंडीशन या फिर लेबोरेटरी का फैसिलिटी दे रहे हैं तो फिर ये डेवलप कर जा रहा है फुली डेवलप सैलामेंडर में। यानी कि ये उस कंडीशन में भी रह सकता है और फिर अगर इसको हम लोग वैसा इन्वायरमेंट दे रहे हैं तो फिर ये फुली ग्रो भी कर जा रहा है। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट नियोटेनी, यानी कि ये दोनों का ही कैरेक्टर रखता है, ठीक है। और लास्ट है द एक्सट्रीम और टोटल नियोटेनी। इसमें जो लार्वल स्टेज है उसको आप साइड से या एक्सटर्नल कोई भी फैक्टर दे लो, किसी भी तरीके से ट्रीट करा लो, उसका जो प्रोसेस है वो कभी भी चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज़ ही रह जाएगा। यानी कि वो हमेशा ही लार्वल स्टेज में रह जाएगा, चाहे आप उसको कुछ भी कर दो, ठीक है। तो उसको हम लोग कहेंगे द एक्सट्रीम और टोटल न्यूटेनी। इसका एग्जांपल है नेक्ट्यूरस, जिसको कि हम लोग कहते हैं मड पपी। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा मड पपी, सायरन, प्रोटियस। तो ये सारा जो एग्जाम्पल है ये हो जाएगा एक्सट्रीम न्यूटेनी का, ठीक है। टाइप्स ऑफ न्यूटेनी में 3 तरह के न्यूटेनी है, याद रखिएगा।
फिर हमारा नेक्स्ट आ जाता है सिग्निफिकेंस ऑफ न्यूटेनी। तो ये जो न्यूटेनी है, डेवलपमेंट का जो प्रोसेस होता है, जो इवोल्यूशन का प्रोसेस होता है, उसी का ये रिटार्डेड एवोल्यूशनरी फॉर्म है। रिटार्डेड एवोल्यूशनरी का मतलब कि हम लोग इवोल्यूशन के थ्रू धीरे 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 अपर अपर और मोर अच्छे कैरेक्टर्स को लेते चले जा रहे हैं, और धीरे धीरे जो पीछे का जितना भी कैरेक्टर है वो सारा डिसअपियर या फिर डीजेनरेट हो जा रहा है। लेकिन इसमें क्या है, जो लार्वा का ही कैरेक्टर है वही रिमेन कर जा रहा है पूरे थ्रू इंटायर दी लाइफ टाइम, वो एज इट इज़ रिटेन कर जा रहा है। इसीलिए हम लोग उसको कह रहे हैं रिटार्डेड एवोल्यूशन या फिर एटाविज्म। कभी कभी ह्यूमंस के एग्जांपल्स में आप लोगों ने देखा होगा कि किसी इंसान में छोटा सा पूंछ नज़र आ गया, तो ये सारा एटाविज्म या फिर रिटार्डेड एवोल्यूशन का एग्जाम्पल है, जिसमें कि हम लोग न्यूटेनी और फिर पेडोमॉर्फोसिस पढ़ते हैं। तो ये एक्सोलॉटल लार्वा बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंट भी है, और ये टॉपिक भी एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है, इसीलिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सारा कुछ कोतवाल की बुक से लिया गया था, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले तो न्यूटेनी क्या है, इसका डिफिनेशन क्या है, फिर इसमें हम कौन से ऑर्गेनिज्म में हम लोग इसका एग्जाम्पल देखेंगे, इसको आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। नेक्स्ट आता है कि जो डिफरेंट फैक्टर्स है वो कैसे कैसे अफेक्ट करते हैं, और फिर लास्ट में इसका टाइप्स आ जाता है। तो होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आप लोगों को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बहुत भी हेल्प मिला होगा। तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, बाय।